हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, मेरा जो पिछला वीडियो था जो मैंने नाउन पर बनाया था, उसमें मुझे इतना प्यार मिला है आप लोगों का, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, और वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इनकरेजिंग थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपकी अप्रिसिएशन को हमेशा एक्नॉलेज किया है, और आज भी मैं वही करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो की शुरुआत भी उसी एक्नॉलेजमेंट के साथ करना चाह रही हूँ कि थैंक यू सो मच। किसी भी टीचर के लिए ये बहुत खास होता है कि उसके स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करें, स्पेशली मेरे जैसे टीचर के साथ जिसने अभी अभी अपना चैनल शुरू किया है। उसके लिए इस तरीके का एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी भी होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच बेटा। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे ना, वो ये थे कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैम आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। तो बेटा, इंटेंशन भी वही है कि जितना इजी और जितना सिंपल तरीके से मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, तो उतना मैं कोशिश कर रही हूँ, राइट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखो, अप्रिसिएशन जो होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। मुझे भी, आपको भी, ऐसा कोई नहीं जिसे अप्रिसिएशन पसंद ना आए। लेकिन कभी भी उस अप्रिसिएशन के चक्कर में अगर कोई डाउट है तो वो पूछना मत भूलना। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, तो फिर डाउट पूछने में कई बार हेजिटेट करते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा सामने वाले पर, राइट। तो नहीं बेटा, कभी भी आप अपने टीचर से डाउट पूछते हैं ना, तो वो कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। इनफैक्ट शायद हर टीचर को पसंद आता है कि उसके स्टूडेंट्स उससे डाउट्स पूछ रहे हैं। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डाउट तभी दिमाग में आता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती डाउट्स पूछने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सिर्फ यही एक इंटेंशन है मेरे कहने का कि चाहे कितना भी बेसिक डाउट हो, आप बिल्कुल बिना हेजिटेट किए वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगैन। और इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है हमारे नाउन पर ही। लेकिन आज हम सीखेंगे इस नाउन के रूल्स, और फिर करेंगे इसकी प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ताकि सिर्फ वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमाग में ना रहे। वो जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सिर्फ ड्राइविंग के लेसन्स याद कर लेने से ड्राइविंग करनी नहीं आती, वो सिर्फ आपको थ्योरी ही याद हुई है। जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, तब तक आपको ड्राइविंग नहीं आ सकती है। तो आज वही दिन है ड्राइविंग करने का, अप्लाई करने का, वो एप्लीकेशन का, कि भाई नाउन जो सीख लिया है उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ग्रामर टेलीग्राम करके, जिसमें मैं ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के जो नोट्स हैं, जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे उसके जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, उस पर शेयर भी करती जाऊंगी। तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना, राइट। तो अगर उसे भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो बेटा, हमारे ये जो सेंटेंसेस होता है ना, तो उसका जो बेसिक फॉर्मुलेशन होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे तब भी बताया था। टेंसेस के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, और वो लिंक आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप उसके थ्रू भी उसे देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं नाउन की। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, राइट। तो प्रोनाउन क्या होते हैं वो तो हम आगे समझेंगे, अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को हटा भी दें तो भी वो सेंटेंस फ्रेम होना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम वर्ब को हटा देंगे या सब्जेक्ट को हटा देंगे तो उस केस में वो सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्ब जो है, वर्ब का यूसेज पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। क्यों? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, उस केस में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट। तो हमें बेसिकली सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई करना होता है, एज एन हम लोगों को प्रोनाउन, नाउन, इन्हें ही आइडेंटिफाई करना होता है। अभी नाउन की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट या हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है।
अब आप सोच रहे हैं मैम ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आपने इतना अलग से क्यों बताना ज़रूरी समझा? वो इसलिए बेटा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में प्लूरल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होता है। तो वही अभी हमें समझना है। चलिए तो उसके लिए हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और इन रूल्स पर आ जाते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो क्या है, देखिए, सम नाउन्स आर सिंगुलर in their meaning but are used as plural nouns। मतलब उनका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग सिंगुलर होता है लेकिन वो प्लूरल नाउन्स की तरह यूज किए जाते हैं। एंड ऑल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स, मतलब उनका यूसेज भी प्लूरल के लिए होता है और वर्ब्स भी प्लूरल ही उसमें यूज की जाती हैं, सच एज पीपल, कैटल, पुलिस। तो ये जो कैटल, पीपल, पुलिस, ये जो कैटल क्या होता है? कैटल देखा जाए तो एक कलेक्टिव नाउन है ना, और कैटल्स थोड़ी हम लिखते हैं, कैटल्स नहीं लिखते ना। कैटल क्या होता है? मवेशी। तो जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, तो जो गाय है बहुत सारी गाय, राइट? तो यहाँ पर कभी भी कैटल इज नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या आएगा? कैटल आ। पीपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही हम बताते हैं। पीपल क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखा जाए तो एक झुंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वैसे तो सिंगुलर है अपने आप में, लोग बहुत सारे हैं, ठीक है? लोग बहुत सारे हैं, इसीलिए पीपल के साथ भी हमेशा क्या लगेगा? पीपल आर। पीपल इज लगता है क्या? नहीं, पीपल आर। पुलिस आर। तो ये हमेशा इनके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? हमेशा ही प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। यानी चाहे कैटल हो, पीपल हो, इन सब के साथ क्या लगेगा? आर ही लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट रूल क्या होता है? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होता है, जैसे कि सिजर्स। अब जो ये सिजर्स है वो सिजर्स, 2-3 सिजर्स के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, ये एक ही सिजर्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, लेकिन स्टिल हम लोग इसको सिजर्स बोल रहे हैं। भाई सिंगुलर के लिए जैसे फ्लावर्स की बात हम करें, फूलों की बात करें, तो अगर एक फूल होता है तो हम क्या लिखते हैं? फ्लावर। और अगर एक से ज़्यादा फूल है तो हम क्या लिखते हैं? फ्लावर्स। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैम ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पर अगर एक सिजर है तो सिजर आना चाहिए, 2 सिजर है तो सिजर्स आना चाहिए। एक सिजर पे भी सिजर्स ही क्यों लिखते हैं हम? वो इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि जो सिजर्स होती है, जो कैंची होती है, इट इज़ अ पेयर ऑफ ब्लेड्स। जो ब्लेड्स होते हैं ना, उसका पेयर होता है, उसका जोड़ा होता है। तो ब्लेड्स अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए ये सिजर्स होता है, लेकिन सिजर्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। सिजर्स आर, सिजर्स इज नहीं होता है। जैसे पैंट्स हैं तो कभी भी पैंट नहीं बोलते हैं, अगर पैंट बोल रहे हैं तो वो गलत है। पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, इसके अलावा शेड्स होते हैं, जैसे गॉगल्स हैं तो उसके अंदर भी आप ये देखिए, अगर मैं लेंस बनाऊं तो ये देखिए, तो ये 2 लेंसेज हैं। तो देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है, जो ये पीस ऑफ प्रोडक्ट है या पीस ऑफ आइटम है, वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन इज दिस अ पेयर ऑफ लेंसेज? यस। तो पेयर ऑफ लेंसेज है तो या तो इसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स या फिर हम गॉगल्स, शेड्स, ये जो भी बोल रहे हैं हमेशा उसमें लास्ट में हम एस ही लगाते हैं क्योंकि इसे हम प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्राउजर्स या पेन्स या सिजर्स हम इसी तरीके से इसको बोलते हैं। प्रेमाइसेस, थैंक्स, ये कभी भी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल नहीं होते, राइट? नेक्स्ट इज देयर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़। न्यूज़ जो है उसके साथ यहाँ पर साथ में एस लग रहा है, लेकिन क्या न्यूज़ एक प्लूरल नाउन हो गया? नॉट रियली। न्यूज़ अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर का सिंगुलर फॉर्म होता है फ्लावर, और अगर एक से ज़्यादा फूल हैं या प्लूरल फॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे? फ्लावर्स। लेकिन अगर सेम केस हम न्यूज़ पर अप्लाई करें तब भी क्या यही चीज़ रहेगी? अगर हम लिखें न्यूज़, तो इसका मतलब तो होता है समाचार, है ना? लेकिन वहीं पर अगर मैं इसका सिंगुलर फॉर्म लिखूं जो कि न्यू होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एक समाचार? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये एक नया वर्ड बन गया है।
तो बेटा कोई भी ऐसा शब्द जिसके बाद में एस लग जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ एक ऐसा ही वर्ड है जो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, उसका सिंगुलर फॉर्म अगर हम बनाने की सोचेंगे तो वो एकदम अलग और एक नया शब्द निकल कर आएगा। न्यूज़ जैसे ही और वर्ड्स कौन से हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट के नेम्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। यहाँ पर और भी मैंने इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जहाँ पे शब्द के आखिर में एस आ रहा है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म नहीं गिनी जाती है। इनफैक्ट वो पूरा वर्ड एक सिंगल शब्द के हिसाब से ही गिना जाता है और इसीलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, कोई डाउट रह गया है, तो उसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई इंसान है और उस इंसान का नाम जेम्स है, अगर उस इंसान का नाम है जेम्स तो इसका नाम भी तो आखिर में एस में ही एंड हो रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये इंसान प्लूरल है? नहीं ना। तो जिस तरीके से ये इंसान का नाम है उसी तरीके से न्यूज़ पूरा किसी एक चीज़ का नाम है। मैथमेटिक्स पूरा अपने आप में एक शब्द है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात हुई थी हमारे उन वर्ड्स की जिनके आखिर में एस आता है, क्योंकि एस को देखते ही बच्चों को क्या लगता है, अच्छा ये तो प्लूरल हो गया है ना। तो वो तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई वर्ड एस लेटर से एंड हो रहा हो तो वो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्लूरल हो गया। ये क्लियर है। ये सेम रूल उन वर्ड्स पे भी अप्लाई होता है जो वर्ड्स एस पर एंड नहीं करते हैं, जैसे कि एडवाइस एंड स्टेशनरी। एडवाइस वर्ड हुआ या स्टेशनरी वर्ड हुआ, ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन जब इनका प्लूरल फॉर्म हम बात अगर करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में भी एडवाइस एडवाइस ही रहता है, एडवाइजेस नहीं होता। अगेन जैसा मैंने न्यूज़ के टाइम पे बताया था कि न्यूज़ को अगर आप सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से डिवाइड करने बैठेंगे तो एकदम अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। उसी केस में अगर एडवाइस को आप सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से डिवाइड करने के लिए बैठेंगे तो इस केस में तो डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडवाइजेस होता ही नहीं है और इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। आई होप बेटा आपको यहाँ पर ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल है Some nouns indicate the number, measure, money, length, weight, etc. ये सब क्या मेजर कर रहे हैं हम? ये जो नंबर है, मेजर है, मनी, लेंथ, वेट, ये सब क्या है? किसी भी चीज़ को मापने का या उसका वेट करने का जो मापदंड एक होता है वो है कि भाई पैसे हैं तो कितने हैं, किसी की हाइट है तो कितनी ऊंची है, तो उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसका अमाउंट क्या है, या किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या है, ये चीज़ हम इसके अंदर समझते हैं। तो जब भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू या जब ये मेजरमेंट जब नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर नाउन किस तरीके से रिएक्ट करता है ये हम इस रूल में समझेंगे। ठीक है, दे रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एनी डेफिनेट न्यूमरल प्रीसीड्स दीज नाउन। डेफिनेट न्यूमरल का मतलब हुआ फिक्स नंबर, प्रीसीड्स का मतलब पहले आना। तो यानी नाउन से पहले अगर कोई फिक्स नंबर आता है तो उस नाउन में कोई भी डिफरेंस या कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द शॉप। अब डजन क्या क्वांटिटी सिग्निफाई करता है? 12 की क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है, यानी ये एक कलेक्टिव नाउन है। अब एक तो ये कलेक्टिव नाउन है और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 डजन की, तो देखा जाए तो डजन्स होना चाहिए ना भाई, 24 एग्स की बात हम कर रहे हैं तो 2 डजन्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये डजन है, डजन्स नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर हमने 2 डजन को एक सिंगल यूनिट की तरह लिया है कि ये अलग अलग यूनिट नहीं है। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव 10 रुपीज। आई हैव 10 रुपीज। सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं। अब यहाँ पर ये जो 10 रुपए हैं आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉइन्स या नोट्स हो सकते हैं कि भाई 1-1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, ये सबको मिला के आपके पास टोटल 10 रुपए हैं। ठीक है, तो इस केस में तो आप 10 रुपीज़ लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का एक नोट है या आपके पास 20 रुपए हैं और वो 20 रुपए किस तरीके से हैं? 10-10 रुपए के 2 नोट हैं आपके पास। तो एक सिंगल नोट आपको पूरे 10 रुपए, उसको आप अलग अलग थोड़ी टुकड़ों में बांट सकते हो। हाँ, फाड़ दिया तो एक अलग बात है, लेकिन वो पीस ऑफ नोट
दिखा तो एक सिंगल यूनिट को ही रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आई हैव 2 10 rupee notes. I have 2 10 rupee notes. तो इस केस के अंदर हमने रुपीज नहीं लिखा है, रुपी लिखा है। एक तो ये कि ये 10 रुपी कितने नोट है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेट न्यूमरल है, डेफिनेट नंबर है। उसके अलावा जब हम 10 रुपी बोल रहे हैं तो हम एक सिंगल पीस ऑफ नोट की बात कर रहे हैं कि एक नोट ये रहा, एक नोट ये रहा, और इन दोनों को जब साथ में जोड़ के मैं बता रही हूँ तो टोटल 2 नोट हैं, टोटल 2 नोट है, तो ये सिंगल यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। तो इस केस में ये जो 10 रुपी है, तो जो रुपी है वो एक नाउन है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी रुपी का रुपी ही रहेगा, उसके अंदर रुपीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? जब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, माई ऑफिस इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, कि मेरा जो ऑफिस है मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो किलोमीटर है वो एक प्लूरल के हिसाब से यूज हुआ है। यहाँ पर किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा, 1 से ज़्यादा है तो किलोमीटर्स ही आएंगे, क्योंकि किलोमीटर पर ये वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। किलोमीटर सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं दिखा रहा है कि भाई डजन है तो डजन तो एक फिक्स नंबर बताता है। कौन सा नंबर बताता है? 12 का। यहाँ पर ये 10 रुपी एक फिक्स नंबर बता रहा है। किसका? 10 रुपए के नोट का फिक्स बता रहा है। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर अपने आप में क्या फिक्स चीज़ बता रहा है? कौन सी फिक्स चीज़ बता रहा है कि क्या चीज़ है फिक्स चीज़? कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना हमें, इसलिए यहाँ पर एक किलोमीटर्स हुआ। ठीक है, तो बेटा अब हम आ गए हैं हमारे रूल नंबर 5 पे, एंड आई होप कि अभी तक आपको अच्छे से सारे रूल समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और जाके मुझसे अपने सारे डाउट्स को पूछ लेना है। ठीक है, अब हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल फॉर्म्स में भी यूज़ होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, द फैमिली इज़ ऑन अ वेकेशन। अब यहाँ पर हमारी जो फैमिली है वो क्या एक कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल। जो दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, बच्चे, ये सब जो है एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। दोनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने सेम ही कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको मैं बेटर तरीके से समझा पाऊँ। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करा है और दूसरे में प्लूरल। अब ये डिफरेंस कैसे हुआ? देखो, इसका मीनिंग समझो। द फैमिली इज़ ऑन अ वेकेशन कलेक्टिव नाउन है और फैमिली जो है छुट्टियां मना रही है। तो आई एम श्योर ये एग्जाम्पल आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। यहाँ पर जब हम लिखते हैं द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर, इसका क्या मतलब है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिलीज आर तो हो सकता है। फैमिली आर का क्या मतलब हुआ? कभी भी जब इस तरीके का सेंटेंस आप देखें, ये द फैमिली आर भी होता है, द कपल आर भी होता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो जब भी आप इस तरीके का कोई सेंटेंस देखें तो अपने आप उससे पहले मेंबर्स ऑफ ये ऐड कर लें। क्या ऐड कर लेंगे? मेंबर्स ऑफ। अब जब आप इसको फैमिली के पहले अप्लाई करेंगे या कपल के पहले अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर। तो क्या एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि परिवार का हर सदस्य अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है। जिसको जो काम दिया गया है कि भाई तू सब्जी काट दे, तू कांदा काट दे, तू तड़का तैयार कर दे, तो सबको अपना अपना काम दिया गया है और अपने अपने चोज वो कर रहे हैं, राइट। तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पहले लगाना होता है। क्या ये समझ में आ गया? हम आगे बढ़े। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो आता है, there are nouns that give different meanings when used as a singular and other meaning when used as a plural noun। यानी बहुत सारे ऐसे nouns होते हैं जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तब उनका एक मीनिंग होता है,
लेकिन वो सेम नाउन जब प्लूरल फॉर्म में जाते हैं तो उनका मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। जैसे गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, बढ़िया, वाइज। लेकिन गुड के साथ जब हम एस ऐड कर देंगे या उसको प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपने सुना होगा। तो गुड्स या तो प्रॉपर्टी या सामान, इस तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? कमांड होना, ठीक है, कि किसी चीज़ की पावर होना। लेकिन अथॉरिटीज़ क्या होते हैं? वो लोग जो पावर में हैं, ठीक है, वो लोग जो पावर में हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत। लेकिन फोर्सेस का मतलब क्या होता है? आर्मी। जैसे डिफेंस फोर्सेस होती हैं। क्या सिंगुलर एक अलग मीनिंग दे रहा है और इन्हीं सिंगुलर वर्ड्स का जो प्लूरल फॉर्म है क्या वो एकदम अलग मीनिंग दे रहा है? हाँ, तो इसी तरीके से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म जब हम कर दें तो वो अलग मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट रूल इज मटीरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? अ, एन, द, ये हो गए आर्टिकल्स। तो मटीरियल नाउन्स जो होते हैं उनमें कभी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। मटीरियल नाउन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नाउन बताया था। अगर वो वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी भी मटीरियल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर, कि मेरी मदर को गोल्ड पसंद है, सिल्वर उतना अच्छा नहीं लगता। तो गोल्ड और सिल्वर क्या ये मटीरियल नाउन है? हाँ, इसलिए इनके पहले ये जो अ लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत यूसेज है। अ नहीं आएगा। क्या आएगा? माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर, कि मेरी मदर को गोल्ड पसंद है, सिल्वर पसंद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी, कि भाई कास्ट आयरन जो होता है ना उसके ऊपर जब हम उस पर कुकिंग ना हेल्दी बहुत होती है, ठीक है। लोहे की जो कढ़ाई होती है, लोहे का जो पैन होता है। तो कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट का मतलब वैसे तो होता है किसी चीज को किसी शेप में ढालना, लेकिन कास्ट आयरन क्या होता है? एक प्रकार का लोहा होता है, ठीक है। कास्ट आयरन एक प्रकार का लोहा होता है, तो ये पूरा एक मटीरियल है। क्या इसके पहले अ कास्ट आयरन लिखना चाहिए? नहीं, सही होगा कुकिंग फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। यानी कभी भी मटीरियल नाउन से पहले हम किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, चाहे अ हो, एन हो या फिर द हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज to personify a neuter gender noun, we use masculine gender to personify the strength or power and feminine gender to personify beauty and grace. न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर का मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं जिसे मेल या फीमेल की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, तो उसे ही न्यूटर जेंडर कहा जाता है। इसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले ये बात समझते हैं, The moon was shining on the sea with all his might। यहाँ पर his लिखा है और his एक मेल को दर्शाने के लिए एक प्रोनाउन होता है, राइट। वो फीमेल के लिए नहीं होता ना, मेल के लिए होता है। तो मून को हमने his क्यों कहा? अगर आपने सुना हो तो चंदा मामा होता है, चंदा मामी होती है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर जो चंदा है या हमारा चांद जो है उसको एक मेल या फिर मस्कुलिन जेंडर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मस्कुलिन जेंडर क्या है? मेल है बेटा, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर यानी मेल एंड फेमिनिन जेंडर इज फीमेल, ठीक है ना। तो मून को या चांद को हम एक मेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी न्यूटर जेंडर के पावर के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, जैसे यहाँ पर माइट लिखा है तो माइट इज अगेन व्हाट? पावर इन ऑल हिज ब्रिलियंस। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई इन ऑल हिज ब्रिलियंस। तो इसका मतलब अगेन पावर को शो कर रहे हैं। पावर, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ जब ये दर्शा रहे होते हैं तो उस केस में उस न्यूटर जेंडर को एक मेल की तरह हम पर्सोनिफाई करेंगे, इसीलिए यहाँ हिज का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। तो हम जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्त्री की तरह, इसीलिए उसे हमेशा
मदर अर्थ कहा जाता है। अर्थ को एक माँ की क्वालिटी, एक स्त्री की क्वालिटी दी गई है और वो बहुत खूबसूरत होती है। प्रकृति नेचर से खूबसूरत और कुछ भी नहीं है और नेचर जो है वो एक प्रोवाइडर होती है, एक माँ की तरह। जिस तरह माँ बच्चे को जन्म देती है उसी तरीके से हमारी जो प्रकृति है या अर्थ है वो भी नेचर को जन्म देती है और हम सभी का पालन पोषण करती है, राइट। अगर धरती नहीं, पृथ्वी नहीं, प्रकृति नहीं तो क्या हम इंसानों का सरवाइव करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अर्थ जो कि बहुत फेमिनिन है, क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल है, इसीलिए हम उसे एक फेमिनिन पावर की तरह या फेमिनिन जेंडर की तरह उसे पर्सोनिफाई करते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 9 पर। द वर्क ऑफ आर्ट, द टाइटल ऑफ बुक्स etc. even if they sound plural are always considered singular। यानी अगर कोई, जैसे कोई पेंटिंग है, अगर किसी पेंटिंग का अगर कोई टाइटल है या किसी किताब का अगर कोई टाइटल है, मतलब कोई भी टाइटल हो, चाहे पिक्चर का, किसी मूवी का कोई टाइटल हो, तो अगर जब ये टाइटल होते हैं लेकिन उस पूरे टाइटल को हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल्स देखो, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, तो इल्यूजन्स तो प्लूरल हो गया। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत, यानी द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, देखा जाए तो इल्यूजन्स प्लूरल फॉर्म है, लेकिन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक सिंगल टाइटल है और सिंगल टाइटल है तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इसके अलावा द गेम ऑफ थ्रोन्स, अगेन थ्रोन्स प्लूरल है लेकिन टाइटल सिंगल है, इज माई फेवरेट ड्रामा सीरीज, अगेन भले ही थ्रोन्स जो है वो प्लूरल है लेकिन टाइटल तो एक ही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा। तो ये तो है कुछ सीरीज़ के नाम। ये द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक बुक का नाम है। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो एवेंजर्स, एवेंजर्स क्या है, एक मूवी है ना, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन हॉलीवुड, तो एवेंजर्स भी तो प्लूरल ही है, बट एवेंजर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। एवेंजर्स आर वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज नहीं होगा। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके की ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग भी बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। और अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो क्या करना है भाई, पूछ लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम हमारे रूल नंबर 10 पर। देखो पहला है, For small creatures, insects और very young children, neuter gender is used। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उन्हें भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा for small creatures, insects, उन्हें भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में ही डाला जाता है। और न्यूटर जेंडर क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बताया। The baby wants food every hour और इट स्टार्ट्स क्राइंग। अब देखा जाए तो बेबी इंसान है लेकिन बहुत छोटा है अभी, तो इसीलिए न्यूटर जेंडर है और न्यूटर जेंडर के साथ हम इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूटर जेंडर के साथ हम इट इस्तेमाल करते हैं। अब आप अगर इससे मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर उससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना। यहाँ पर हम बेबी जो कि एक न्यूटर जेंडर है, इस बेबी की कोई भी फेमिनिन क्वालिटी या मस्कुलिन क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बेटा। ये हम इसका एक नेचुरल बिहेवियर ही है, नॉर्मल बात ही हम कर रहे हैं, ना ही उसकी ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, ना ही ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसके साथ हम इट लगाएंगे। देन आई कुड सी द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, स्मॉल क्रीचर, इंसेक्ट्स इस कैटेगरी में आ गई, अगेन एक न्यूटर जेंडर है। आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स, यहाँ पर हिज या हर नहीं आएगा, ठीक है। I could see the butterfly moving its wings। I'm sure ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। It is again one of the easiest rules। स्टिल नहीं समझ में आया कुछ तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, भले कितनी भी सिंपल चीज़ हो। ये तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया ना कि कई बार लगता है कि मैम बोल रही है इतना ईजी है तो हमें ही नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं है। बिल्कुल हो सकता है नहीं समझ में आए, कई बार बेसिक चीज़ भी नहीं आती है। आपको अगर पूछना है बिल्कुल पूछो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, एंड इट इज द लास्ट रूल। तो ये है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर टू लिविंग बीइंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो
न्यूटर जेंडर की तरह यूज होते हैं इवन अगर इंसान उसको इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम होता है, द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे टीम है तो मान लीजिए बास्केटबॉल टीम है और वो जीत गई, तो किस तरीके से बोलेगी? द बास्केटबॉल टीम हिज या हर बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या इस तरीके से बात करेगी? नहीं ना। द बास्केटबॉल टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये अगेन न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट होते हैं कलेक्टिव नाउन्स भी, ठीक है। द आर्मी इज नॉट at its best. Army is again a collective noun. Yes, it's again a group of soldiers, right? The army is at its best to protect the country. तो न्यूटर जेंडर को हमेशा किससे डेनोट किया जाता है? इट से, IT, इट से। जैसे ये प्रोनाउंस में हम और डिटेल में समझेंगे। जैसे फीमेल्स को हर, इससे सिग्निफाई किया जाता है, मेल को ही और हिज, हिम, इससे सिग्निफाई किया जाता है, ठीक है। वैसे न्यूटर जेंडर को इट से सिग्निफाई किया जाता है। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसको न्यूटर जेंडर से सिग्निफाई किया जाता है। यहाँ पर भी क्रीचर्स, स्मॉल क्रीचर्स जो होते हैं और जो बेबी होते हैं, उन्हें न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये थे बेटा इसके करीब 10 रूल्स एंड आई एम श्योर आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना। और अब बारी है हमारी एक्सरसाइज की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं हम हमारे एक्सरसाइज सेक्शन पे। अभी तक जितना भी हमने सीखा है उस सबको अब अप्लाई करने का टाइम भी आ गया है, ठीक है। इसमें देखो जो आंसर्स हैं उनको अभी मैंने कवर किया हुआ है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे मैं उनको बताती जाऊंगी कि आंसर्स क्या है, ठीक है। पहला क्या है? माई फेवरेट सिटी इज। यहाँ पर बात हो रही है कि मेरा फेवरेट शहर कौन सा है। अब देखो इसका आंसर मैं बताऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को भी एक चीज़ कह दूँ कि आप भी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं, अपने आप से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अपने मन में भी आंसर दे रहे हैं, वो भी है तो वो भी सही है, लेकिन आंसर्स दीजिएगा ज़रूर ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है मेरे फेवरेट सिटी की, एक जगह की, प्लेस की। नाउन तो एक है ही, लेकिन क्या इस केस में मुझे एक नाम बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक नाम बताना पड़ेगा कि लेट्स से कि जयपुर शहर मेरा फेवरेट शहर है। जयपुर जो है वो मेरा फेवरेट शहर है, तो क्या मैंने उस शहर का एक स्पेसिफिक नाम लिया तो ये कौन सा नाउन बनेगा? क्या ये प्रॉपर नाउन बनेगा? यस, इट इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक नाम यहाँ बताने की जरूरत पड़ी है। देन आई बॉट अ न्यू डैश फ्रॉम द स्टोर, कि मैं स्टोर से कुछ नई चीज़ लेकर आई। अब ये क्या सामान है? अब इस सामान में अगर मैं लिखूं आई बॉट अ न्यू ड्रेस, ठीक है, या आई बॉट अ न्यू फोन फ्रॉम द स्टोर, उस केस में तो डेफिनेटली ये एक कॉमन नाउन ही होगा ना। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ड्रेस का नाम बताऊं या अगर फ़ोन के बारे में भी बोल रही हूँ तो कौन सा फ़ोन लेकर आई स्पेसिफिक, अगर मॉडल का नाम बता दूं तो क्या उस केस में वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डैश इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीचेस, मतलब एक जगह के बारे में बात हो रही है जहाँ के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। तो क्या किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही होगी? क्या इस जगह के का नाम बताए बिना इस जगह की बात हो सकती है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली इस जगह का स्पेसिफिक नाम यहाँ ज़रूर आएगा। इट मीन्स ये कॉमन नहीं बल्कि एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो हम कौन सी जगह बोल सकते हैं जिसके बीचेस बहुत खूबसूरत हैं? हम लिख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ के बीचेस एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डैश इन माई गार्डन इज ब्लूमिंग, मतलब किसी फूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और सिंगुलर ही है क्योंकि इन माई गार्डन इज को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? रोज, बिल्कुल रोज लिख सकते हैं या किसी भी फूल का नाम लिख दीजिए। अब आप ये बताइए कि ये जो रोज़ है वो एक कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? वेल, कुछ केसेस में बिल्कुल ये माना जाता है कि मैम ये तो एक प्रॉपर नाउन ही हुआ ना, हमें बाकायदा नाम पता है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। रोज़ बेसिकली एक कॉमन नाउन है, या कोई भी ऐसा फूल आप ले लो वो एक कॉमन नाउन ही है।
क्यों वो कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन वो इस केस में बनेगा जब हमें उस पर्टिकुलर फूल के साइंटिफिक नाम जब हमें अगर पता होता है, उस केस में वो प्रॉपर नाउन बनता है। अदरवाइज वो एक कॉमन नाउन ही कहलाता है। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखो, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ रूल्स ऐसे आएंगे जहां आपको लगेगा कि मैम आपने जो रूल्स बताए ना, शायद वो टू द पॉइंट एकदम अप्लाई नहीं हो रहे हैं या हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, रूल बिल्कुल टू द पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, आप भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो आपको एक ये आदत पड़ जाएगी कि रोज़ जैसे फ्लावर्स का नाम हो गया, तो फ्लावर्स जो होते हैं उनका अगर साइंटिफिक नाम हमें पता है, उस केस में तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, अदरवाइज वो कॉमन नाउन रहते हैं। भाई ये सब समझने के लिए ही तो हम प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, है ना? वरना हमें क्या ज़रूरत, हमने तो थ्योरी पूरी सीख ही ली थी ना। इसीलिए इस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है बेटा, और इसी के साथ आप सीखते चले जाओगे और फिर हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश रोट मैनी फेमस प्लेस, यानी किसी ऐसे इंसान की, ऐसे राइटर की बात हो रही है जिसने बहुत सारे फेमस प्लेस लिखे हैं। अब देखो, फेमस भी नहीं लिखे होते, प्ले ही लिखे होते, लेकिन बात तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की ही हो रही है, यानी उसका नाम डेफिनेटली यहाँ आएगा। अब उस इंसान का नाम डेफिनेटली आएगा, तो ये प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन? वेल, ये एक प्रॉपर नाउन ही होगा। तो हम ऐसे किसी भी ऑथर का नाम लिख सकते हैं, ऐसे किसी भी प्ले राइटर का नाम लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ विलियम शेक्सपियर का नाम लिख दें? ठीक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने वाकई में बहुत अच्छे प्लेस लिखे हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, ओथेलो, हैमलेट, ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं जो उन्होंने लिखे हैं और बहुत शानदार लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जहां अगेन हमको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को अब आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन नाउन के लिए मैं क्या CN लिख दूंगी, और प्रॉपर नाउन के लिए मैं PN लिख दूंगी। ठीक है, ऐसे करेंगे। Sarah loves to visit the beach during summer। यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होगा? हमें किसका स्पेसिफिक नाम पता है? क्या हमें सैरा का नाम मालूम है? क्या ये प्रॉपर नाउन हो गया? बिल्कुल हो गया है। उसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं? loves to visit the beach। तो जो बीच है, क्या एक जगह का, एक प्लेस, कोई प्लेस है, ये कोई जगह है? बिल्कुल। तो क्या नाउन हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन इस बीच का नाम हमें पता है? क्या हमें इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता चल रही है कि ये पर्टिकुलर बीच पर ही सैरा गई है? नहीं पता, इसीलिए कॉमन नाउन है। अब इसको उस रोज वाले एग्जाम्पल पर भी अप्लाई कर देखो, क्योंकि मेरे दिमाग में कई बार ये रहता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बच्चे शायद अटके होंगे, इसलिए मैं उस एग्जाम्पल को बार बार बीच में लाके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम रोज की बात करें तो रोज भी बहुत तरीके के होते हैं ना, एक पर्टिकुलर रोज नहीं होता ना, बहुत तरीके के रोज होते हैं। कौन सा वाला रोज, तो उसका साइंटिफिक नेम पता होता है तुम्हारा। अच्छा, ये 10 तरीके के रोज में से ये पर्टिकुलर रोज है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, विजिट द बीच, बीच क्या हुआ? कॉमन नाउन हो गया है। देन द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू ब्राजील एंड पेरू। अगेन यहाँ पर अमेज़न रिवर का भी नाम हमें पता है, और जो दो जगह हैं, एक ब्राज़ील है, दूसरी पेरू है, दोनों जगह का नाम हमें पता है। मतलब हमें तीनों नाउन जो इसमें आए हैं उसके मालूम है आइडेंटिटी, तो ये तीनों ही प्रॉपर नाउन हो गए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज स्टडिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ह्यूमन, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन क्या हमें स्पेसिफिक आइडेंटिटी मालूम है? क्या हमें एक्चुअल में नेम पता है इस भाई का? नहीं पता, तो कॉमन नाउन हो गया। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये प्लेस हो गई, एक जगह हो गई। क्या हमें इस जगह का नाम पता है? बिल्कुल पता है, हार्वर्ड है भाई। तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल है। क्या ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैम ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है या कंफ्यूजिंग है? बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। हाँ, बस प्रैक्टिस करते रहो तो इसके हैबिचुअल हो जाओगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉग चेस्ड अ स्क्विरल इन द पार्क। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो ये एनिमल्स आ गए यहाँ पे, एंड पार्क इज अ प्लेस। इनमें से जो रोज वाला जो हमने उदाहरण देखा था ना, डॉग और स्क्विरल पे भी वही
अप्लाई होगा, वही रूल अप्लाई होगा। हमें नहीं पता कि डॉग जो है वो किस ब्रीड का है, स्क्विरल के बारे में भी ये चीज़ नहीं पता, और ना ही पार्क पता है कि कौन से पार्क की बात करी जा रही है। पार्क का नाम मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर हमें पार्क का नाम पता होता तो प्रॉपर नाउन होता। डॉग या स्क्विरल, इनकी ब्रीड अगर पता होती, ठीक है, ब्रीड अगर पता होती, तो क्या उस केस में वो प्रॉपर नाउन हो जाता? तो उस केस में वो प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट इज लंदन इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स लाइक द टावर ऑफ लंदन। प्लेसेस के बारे में बात हो रही है। लंदन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन इज अ टूरिस्ट स्पॉट, नेम यहाँ पर आ रहा है, प्रॉपर नाउन है। लंदन, भाई शहर का नाम ही पता है, प्रॉपर नाउन है। एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, तो ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, हमें वैसे नहीं पता है ना कौन कौन से हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, लेकिन प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है। क्या हमारा ये कॉमन नाउन हो गया? तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है एंड आई एम श्योर आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो, अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन सीखे थे ना, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे, वैसे तो सारे नाउन्स आना ही ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, चलो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज देखते हैं। ये हैं हमारे बाकी के टाइप्स ऑफ नाउन। आपको ये नाउन्स देखकर ये बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले है ऑनेस्टी। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, तो आपको पता होगा कि ऑनेस्टी कौन सा टाइप ऑफ नाउन है। वेल, ऑनेस्टी को क्या आप देख सकते हो? नहीं, हाँ, एक एक्सपीरियंस हो सकता है ऑनेस्टी का, लेकिन ऑनेस्टी की कोई शेप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, राइट? तो ऑनेस्टी कौन सा वाला नाउन हुआ? ऑनेस्टी हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंडरस्टूड? उसके बाद है मार्बल इज यूज्ड इन दिस स्कल्पचर, यानी एक मूर्ति को बनाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। ये कौन से नाउन है जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं? ये होते हैं मटीरियल नाउन। तो ये तो बहुत ईजी है, मटीरियल नाउन। देन कैट्स आर ऑफन फाउंड इन अर्बन एरियाज। कैट्स के बारे में बात हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने डॉग्स के बारे में बात की, स्क्विरल के बारे में भी की थी, रोज़ के बारे में भी की थी। हमें ब्रीड का पता है क्या? नहीं। तो अगेन ये क्या हुआ? कैट्स, ये हुआ कॉमन नाउन। यस। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ लव जो है अगेन एक इमोशन है। कॉन्सेप्ट क्या क्या कह सकते हैं हम? कॉन्सेप्ट, आइडिया, थॉट दिमाग में है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक शेप है या शक्ल है? क्या आप इसको ऐसा देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। तो जब ऐसा कुछ थॉट है तो वो क्या हो गया है? वो हो गया है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? देन द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड फॉर द एनुअल इवेंट। क्लास क्या हुआ? क्लास क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सो ये हुआ एक कलेक्टिव नाउन। ज़रा मुझे ये बताइए, इसमें आप कहीं पर कुछ भी ऐसी दिक्कत आई, कोई भी ऐसा आपको मुश्किल लगा बहुत ज़्यादा कि भाई ये तो हो ही नहीं पा रहा है, कितना ज़्यादा मुश्किल है? नहीं। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखेंगे बेटा तो ये समझना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है। देन फाइनली यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री एट द स्टेडियम। तो यहाँ पर कौन कौन से नाउन है? हमने टीम वाला एग्जाम्पल तो थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ये क्या है? टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। मैं यहाँ पर सिर्फ कलेक्टिव लिख रही हूँ, ठीक है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री एट द स्टेडियम। स्टेडियम क्या प्लेस हो गई है? क्या स्टेडियम का नाम है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। CN कॉमन नाउन है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। विजडम इज ऑफन वैल्यूड मोर देन वेल्थ। विजडम, विजडम क्या होती है? मतलब वाइज होना। तो विजडम इज अगेन एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एंड वेल्थ, वेल्थ इज अगेन व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली। व्हाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्योंकि इसकी भी कोई शक्ल या सूरत नहीं होती है बेटा। नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी हैज अ स्पेशल सेक्शन फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। लाइब्रेरी प्लेस का है,
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या दोनों ही केसेस में हमें स्पेसिफिक नाम पता है क्या? नहीं है। ना लाइब्रेरी का नाम पता है तो कॉमन नाउन हो गया, ना ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पता है कि किस चीज़ के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये भी कॉमन नाउन की तरह ही ट्रीट होंगे। देन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज स्पॉटेड नियर द रिवर। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो यहाँ हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। ऑफ एलिफेंट्स वॉज स्पॉटेड नियर द रिवर, रिवर क्या है? प्लेस। नाम मालूम है इस रिवर का? जैसे पहले अमेजॉन रिवर आई थी, ये वाली कौन सी रिवर है, क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है, तो इसीलिए ये रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद द कमिटी मेड अ यूनानिमस डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, मतलब कमिटी ने प्रोजेक्ट को लेकर एक यूनानिमस डिसीजन लिया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनानिमस? इसका मतलब होता है कि सबने साथ मिलकर एक डिसीजन लिया। यूनानिमस मतलब सबका एक ही विचार है, सबने मिलकर एक डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमिटी, अगेन ग्रुप ऑफ पीपल, तो फिर से ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया है। उसके बाद एक यूनानिमस डिसीजन लिया है। डिसीजन इज अगेन व्हाट? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि डिसीजन की, भाई डिसीजन अगेन आइडिया, थॉट, कॉन्सेप्ट, उससे से रिलेटेड चीज़ है। और डिसीजन की क्या शक्ल होती है क्या? हाँ, डिसीजन का एक रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन डिसीजन अपने आप में नज़र थोड़ी आता है। भाई क्या शक्ल सूरत होती है डिसीजन की, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल नहीं। रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज अगेन कौन सा नाउन हुआ? ये हो गया एक कॉमन नाउन, क्योंकि अगेन वही कि प्रोजेक्ट का ऐसा नाम नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा होती है आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छी से समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि नाउन होता क्या है और कौन कौन सी टाइप्स होती है। नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और आज हमने बात की है कि इन नाउन को यूज़ करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। एक्सरसाइज भी हमने देख ली है, एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट नाउन का क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई भी डाउट रह गया है बेटा, प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। और ये बात आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करने की कोशिश भी करती हूँ। इसके अलावा बेटा जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है ग्रामर का। तो ये जो नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं यहाँ पर हमने जो कुछ भी पढ़ा है, वो सारी पीडीएफ्स और नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आसानी से मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट चैनल। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं बैक टू बैक। तो इसी के साथ अब बाय बाय करते हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।